निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला होता है, पर कमाने वाली बहू हमेशा निकम्मी ही रहती है। बाजार में तो आज भयंकर भीड़ थी। त्योहारों के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ऐसे में सासू माँ बिमला जी द्वारा मंगाया गया सामान खरीद कर जैसे तैसे बस पकड़कर माया घर की तरफ निकली। पर यहाँ भी किस्मत खराब। शाम के समय की भीड़, बस में बैठने तक की जगह नहीं। धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। 1 घंटे का सफर खड़े खड़े तय करके जैसे तैसे घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला हुआ था। सासू माँ बाहर सोफे पर बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही माया घर में घुसी, उसे देखते ही बोली, आ गई महारानी, कितनी देर लगा दी। यहाँ तो तुम्हारे चौकीदार बैठे हैं ना। हम लोग तुम्हारे घर की रखवाली करते रहेंगे। उनकी बात सुनकर माया को बुरा तो लगा, पर कुछ कह नहीं सकती थी। जानती थी इनका स्वभाव ही ऐसा है। अगर कुछ बोलेगी तो 2 4 बातें वापस सुनाएंगी। और इतनी थक चुकी थी माया कि अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। बस इतना ही बोल पाई, माँ जी, आज बाजार में बहुत भीड़ थी। ऊपर से बस में भी बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। जैसे तैसे करके ही घर पर आई हूँ। उसकी बात सुनकर बिमला जी ने ताना कसा, तो अब क्या महारानी तेरे लिए एरोप्लेन मंगवाए? बस खड़ी खड़ी बातें बना रही है। यहाँ भूख से मेरा हाल बेहाल हो रहा है। बड़े नौकर चाकर लगे हैं जो इस बुढ़िया को कुछ बनाकर खिला दे। जा जाकर फटाफट पहले चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर। अरविंद भी घर आता ही होगा। माया को जो उम्मीद थी, ठीक वैसा ही व्यवहार माँ जी ने किया था। सबसे पहले तो वो बिमला जी को उनका सामान दिया। उसके बाद रसोई का सारा सामान ले गई रसोई में। वहाँ से अपने कमरे में अपना बैग रखने आई और हाथ पैर धोकर दोबारा रसोई में चली गई। फटाफट चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ पोहा तैयार किए। चाय और पोहा लेकर बिमला जी को दे आई। चाय पोहा देखकर भी बिमला जी का मुंह बन गया और बड़बड़ करती हुई बोली, ऐसी निकम्मी बहू पल्ले पड़ी है। खाना बनाते ही जोर आता है, कोई ढंग की चीज कभी नहीं बनाकर देती। बस जब देखो पोहा बनाकर दे देती है। फटाफट रसोई में पहुंचकर माया रात के खाने की तैयारी करने लगी। तैयारी करते करते ही बीच में अपनी चाय पी ली। अभी अभी सब्जी और दाल बनाकर आटा गूंथकर अपने कमरे में आई ही थी कि अरविंद घर आ गया। बिमला जी ने बेटे को देखते ही माया को आवाज लगाई, अरे अपने कमरे में क्या कर रही है तू? अरविंद आ गया है, फटाफट उसके लिए चाय बनाकर ले आ। हाय, मेरा बेटा कितना थक गया है। सुनकर माया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। यहाँ मैं भी थकी हारी आई हूँ। किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं। बस मशीन की तरह लगा रखा है काम पर। दिन भर घर का काम करो और ऊपर से कमा कर खर्च करो। मेरी कोई इज्जत नहीं। हाँ, पर अपने निकम्मे बेटे की जरूर है। सच है, निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला होता है, पर कामकाजी बहू हमेशा सास के सामने निकम्मी ही रहती है। अरविंद से माया की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। माया के परिवार में उसके मामा मामी और उनके बच्चे ही हैं। माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे। उनकी तो शक्ल भी याद नहीं। मामी भी जैसे तैसे उसे झेल ही रही थी। इसीलिए जैसे ही माया ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसकी शादी अरविंद से करवा दी। ये तक पूछताछ नहीं की वो कुछ कमाता भी है या नहीं। शादी होकर ससुराल आई तो पता चला कि अरविंद तो बेरोजगार है। अपने पिता ईश्वर लाल जी की कमाई पर ही पलता है, क्योंकि माँ का लाडला जो ठहरा, इसीलिए कमाने पर ध्यान भी नहीं देता। ऐसा भी नहीं कि खूब धन संपदा है। ईश्वर लाल जी की ठीक ठाक नौकरी थी।
पर माँ के अंधे प्यार में बेटे को आगे बढ़ने नहीं दिया। ईश्वर लाल जी ने बहुत कोशिश की कि बेटे को कहीं सही जगह काम दिलवा दे, पर वो तो कहीं टिकता ही नहीं। हर काम में उसे कमी नजर आती है। कई बार नौकरी दिलवाने के बावजूद भी यह कहकर नौकरी छोड़ दी कि क्या मैं इन कामों के लिए बना हूँ। मेरे ख्वाब तो ऊंचे हैं, जैसे खूब पढ़ा लिखा हो। अकल तो उसे शादी के बाद भी नहीं आई। बिमला जी के ताने भी सिर्फ बहू के लिए होते। अक्सर यही कहती कि सोचा था बहू के आने के बाद कम से कम हमारे भाग्य फिरेंगे, पर इसके तो पैर ऐसे निकले कि बेटे की किस्मत भी नहीं चमकी। नहीं तो बहुएं इतनी किस्मत वाली होती हैं कि घर की काया पलट हो जाती है। अब इन अंधविश्वासी लोगों को कौन समझाए कि काया पलट काम करने से होती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। बेटे के लिए तो कोई ताना नहीं होते थे, लेकिन बहू, उसका तो खाना भी फालतू का खर्चा लगता था। दिन भर काम करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी भी जैसे एहसान होती थी। माया ने भी अपने पति अरविंद को खूब समझाने की कोशिश की, पर जिसे बैठकर खाने की आदत हो वो इंसान भला क्या काम करेगा। माया परेशान हो चुकी थी, वापस लौटना चाहती थी, पर लौट कर जाए कहाँ। इसीलिए परेशान होकर माया ने ही जॉब ज्वाइन कर ली। अब घर में पैसे आने लगे तो माया को भी लगा कि शायद अब सासू माँ के ताने कम हो जाएं, पर नहीं। सुबह भी काम करके जाओ, वापस आकर फिर से काम में लगो। अब दिन भर काम में बिजी हो चुकी थी। कमाकर खर्च करने के बावजूद भी ताने तो कोई कम ना हुए। उल्टा सासू माँ तो अरविंद को समझाने की जगह कई बार उसे बढ़ावा देती थी कि अरे, तेरी पत्नी कमाती है, तुझे फला चीज की जरूरत है तो वो तुझे दिला नहीं सकती क्या। कुछ दिनों बाद माया की ननद शिप्रा के घर पर उसकी जेठानी के बेटे का जन्म उत्सव प्रोग्राम था। शिप्रा की जेठानी का बेटा इस पीढ़ी में पहला बेटा था, क्योंकि इससे पहले उसकी जेठानी और शिप्रा को बेटियां ही थी। इसी कारण उसकी सास ने जन्म उत्सव बहुत जोर शोर के साथ मनाया। बिमला जी और उनके परिवार को भी उत्सव में बुलाया गया। बच्चे के लिए उपहार, शिप्रा और उसके पति के कपड़े, उसकी सास की साड़ी, उसकी बेटी की ड्रेस, यहाँ तक कि सबको देने वाले सगुन के लिफाफे माया ने ईश्वर लाल जी के कहे अनुसार ही तैयार किए थे। इन सब में ईश्वर लाल जी ने न अरविंद से कुछ पूछा और ना ही उसे कोई जिम्मेदारी दी। यह बात बिमला जी को बहुत अखर गई। इसके लिए वो माया को ही दोष देने लगी। लेकिन जिस दिन जन्म उत्सव के लिए वो लोगों को रवाना होना था, उससे पहले ईश्वर लाल जी ने माया को बुलाकर पूछा, बहू, सब तैयारी अच्छे से कर दी ना? देखो कोई कमी ना रह जाए। उन्होंने हमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन हाँ, अपने स्तर पर अपनी बेटी के ससुराल में कोई कमी नहीं रखने चाहते। जी पापा जी, फिर भी आप एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, रहने दे, क्या चेक करना। ईश्वर लाल जी की बात सुनकर बिमला जी जल भुन गई। वहीं कमरे में बैठे अरविंद को भी बहुत बुरा लगा कि उनके पिता ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना ही कुछ कहा। बिमला जी ईश्वर लाल जी को सुनाते हुए बोली, हाँ हाँ, यही बहू तुम्हारी नैया को इस मझधार में किनारे पर लगाएगी। लोग बेटे को पूछते हैं और ये देखो, बेटे को तो पता ही नहीं क्या लेन देन हो रहा है। उल्टी गंगा बह रही है, बहू से पूछा जा रहा है। भाग्यवान पूछा उससे जाता है जो उस लायक हो,
तुम्हारे बेटे में ऐसी कोई गुण नहीं कि उससे कुछ पूछा जाए। पति के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसी बात सुनकर विमला जी को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्ला कर बोली, बस करिए, आप इस कामचोर के लिए जब देखो अपने बेटे को कोसते रहते हो। उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? और ये नालायक कामचोर अपनी पति के बारे में सुनकर भी चुप बैठी हुई है। कामचोर, वो भी तुम्हारी बहू? ईश्वर लाल जी बैंक से हंसते हुए अरविंद की तरफ देखते हुए बोले, सच है भाई, माँ की ममता अंधी होती है, लेकिन इतनी अंधी कि उसे खुद का निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला नजर आता है, पर खुद की कमाने वाली बहू उसके लिए हमेशा निकम्मी ही रहती है। आज मैं और बहू कमाना बंद कर दे तो आटे दाल का भाव तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अच्छे से पता चल जाए। और कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम? इज्जत कमानी पड़ती है और तुम्हारे बेटे का कमाने से कोई लेना देना ही नहीं है। इस घर में तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बहू ही जिम्मेदार नजर आती है। सोच रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ उसी को समझा दूँ। सिर्फ जिम्मेदारियाँ ही क्यों समझाते हो? अपनी प्रॉपर्टी ही उसके नाम कर दो। विमला जी ने तंज कसा तो ईश्वर लाल जी मुस्कुरा कर बोले, वैसे ये भी सही बात है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ईश्वर लाल जी मुस्कुराकर अपने कमरे में चले गए। यहाँ विमला जी और अरविंद दोनों परेशान हो गए। आखिरकार पहली बार विमला जी ने अरविंद को समझाया, बेटा, अब तो कमाने में ही भलाई है, नहीं तो प्रॉपर्टी से भी जाएगा। चाहे छोटा मोटा काम ही कर, पर कम कर, कमा कर ला। आखिरकार उस दिन के बाद अरविंद ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और कुछ दिन बाद आखिर उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।